हे माय लविंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑन योर चैनल एसपी ज्ञान। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें रिकमेंड करना चाहूँगा। ये चैप्टर यूजुअली ऐसा होता है कि जो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं आप इस चैप्टर को, इसका हर एक टॉपिक्स को आप फिजिक्स में पढ़ोगे, क्लास 12th फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स में आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे, तो अगर आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम्स, न्यूक्लियस ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, तो आप पेशेंस रखिए, कहीं न कहीं आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स को आप यहाँ पे समझिए, देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डेफिनिटली आप कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये टॉपिक आपने इसमें नहीं पढ़ा है तो आप पेशेंस रखिए, आप 12th के मॉडर्न फिजिक्स में आप इसको फिर से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कैथोड रे के बारे में पहली प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो शैडो कास्ट करता है। अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो शैडो कास्ट करता है। जो कैथोड रेज होती हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्यों आता है इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। दे हीट अप, है ना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उनके पाथ में रखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करेंगी, वो उस बॉडी को हीट करेंगी। तो हीट क्यों करेंगी? तो कहीं ना कहीं इससे आपको समझ में आ रहा है कि कैथोड रेज में कहीं न कहीं कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हीट कर रहे हैं। तो कौन से पार्टिकल हैं, ये आगे हम जानने वाले हैं। दे शो डिफ्लेक्शन, है ना, वो डिफ्लेक्शन शो करती हैं इन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो कहीं न कहीं ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। अगर आपके बोर्ड में आता है तो डेफिनिटली ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में समझेंगे। एक्चुअली ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि आपने कई बार पढ़ा होगा, तो इसीलिए मैं इसको काफ़ी डिटेल में नहीं समझाने की कोशिश करूँगा। थॉमसन्स प्लम प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और उसमें जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, स्कैटर्ड है ना, यानी कि वो बिखरे पड़े हुए हैं इनसाइड रेजिन्स इन प्लम पुडिंग मॉडल। तो कहीं ना कहीं आप इसको वाटरमेलन की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि जो रेड वाला एरिया होता है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, और जो उसके सीड्स होते हैं, वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये न्यूट्रलिटी वाली बात किसने कही थी? थॉमसन ने कही थी। थॉमसन ने कहा था कि कहीं न कहीं जो एटम्स हैं वो न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल क्यों है? बिकॉज़ जो एटम है ना? एटम के पास सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी है और सेम नंबर ऑफ क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड ने भी गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट से काफ़ी कुछ रिजल्ट बताए थे, जो रिजल्ट मैं आपके सामने यहाँ पे, जो एंटायर एटम है वो क्या है, एम्प्टी है नेचर में। रदरफोर्ड ने अपने गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि जो एंटायर एटम है उसमें काफी स्पेस जो है वो खाली है। तो दूसरा कंक्लूजन उन्होंने ये दिया कि कहीं ना कहीं एटम के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा सेंटर है जहाँ पे पूरे एटम का मास जो है वो रिसाइड करता है। उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस नाम दिया था। पार्टिकल्स दोज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियंस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स उसको उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियंस नाम दिया था। उसमें आपके कौन कौन से आए थे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आए थे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ काफी हाई वेलोसिटी से। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड होता है, जो उनको हेल्प करता है रिवॉल्व कराने में, वो किसके द्वारा होता है? वो अट्रैक्टिव कूलम्बिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस के द्वारा क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये पहला टॉपिक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन। ये जो टॉपिक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो आप फिजिक्स में देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है कि फिर क्या ही बताए। तो अगर आप यहाँ पे समझ जाएंगे तो फिजिक्स में तो काफी ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे तो काफी डिटेल में आप इन सब चीजों के बारे में समझने वाले हैं। एक तरह की एनर्जी में हम डिफाइन करते हैं जिसका नाम है क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? इसमें देखिए आपके पास ये क्या है, मेटल सरफेस है, ये लाइट है। जब ये लाइट इस मेटल सरफेस पे पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, लेकिन इजेक्शन होने से पहले दो चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। कि जो लाइट है उसमें फोटॉन्स कंसिस्ट है, ठीक। तो वो जो लाइट गिरे यानी कि फोटॉन्स उस मेटल सरफेस पे गिरे हैं। दो बातें कौन कौन सी है? एक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और दूसरा है एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। पहली क्या कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं पर सेकंड उस मेटल सरफेस पे, वो क्या हो गई, इंटेंसिटी हो गई। और एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब क्या कि जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, एच न्यू,
तो जिसका जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इसलिए दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि मैं आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं क्या? यानी कि एक एग्जांपल लीजिए कि एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मेटल सरफेस है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लाइट को इस पे गिरा रहे हैं। यहाँ पे आप समझिए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट मान लीजिए कि कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसकी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। तो आप जो फोटॉन्स यहाँ पे आप गिराने वाले हैं, फोटॉन्स इस सरफेस पे गिराने वाले हैं, अगर आप मान लीजिए कि वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि उसकी एनर्जी कम है, यानी कि उस फोटॉन की एनर्जी कम है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर में आप क्या कर रहे हैं, फोटॉन्स को उस पर गिरा रहे हैं, तो एक भी इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर नहीं निकलने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए इंटेंसिटी मैटर नहीं करती है, एनर्जी मैटर करती है ना? इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैटर नहीं करती है, एनर्जी ऑफ फोटोन मैटर करता है। अगर यहाँ पे वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना होकर के वो अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डेफिनेटली आपकी इंटेंसिटी भले कम है, यानी कि आप 100 के जगह 10 ही फोटोन गिरा रहे हैं, लेकिन वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जरूर, क्योंकि इस फोटोन के पास 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। तो इसकी समरी यही है कि कहीं ना कहीं किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का समझिए कि जो एनर्जी है फोटोन की, वो किसके बराबर होती है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के और काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि ये लाइट है, इसके अंदर फोटोन है, फोटोन के पास कुछ एनर्जी है, राइट? तो मेटल सरफेस पे जब आप इसको गिराओगे, मेटल सरफेस पे आप इसको गिराओगे, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि वो बाहर निकलेगा उतनी तो उसको चाहिए ही। तो सपोज कीजिए यहीं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एग्जांपल लीजिए, राइट? तो जो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या है, उसकी एनर्जी है फोटोन की। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसकी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगी वो यहाँ से बाहर निकलेगी, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? अब एक कंसेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहने का क्या मतलब है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को तो आपने सेटिस्फाई करा लिया कि जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया है, बैक साइड से उतना ही हम पोटेंशियल लगा करके उसको क्या कर दें, रोक दें, उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होने वाली है, तो जिस भी काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रहा है, आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv², वो ई वी नॉट के इक्वल होगा। ई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और वी नॉट क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल हो जाएगा। तो जो यहाँ से पोटेंशियल निकल के आता है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। यानी कि अगर इतना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वो क्या कर जाएगा, रुक जाएगा, उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। अब हम कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ से बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो ये ग्राफ आपके सामने मैं कुछ लाया हूँ जिसमें आपको बहुत सारी बातें समझ में आने वाली हैं। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास है वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। जिस भी फोटोन के पास जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे समझिए कि कहीं न कहीं ये ग्राफ है जिसमें यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे 3 ग्राफ दिए हैं, एक है हमारे पास न्यू3, न्यू2 और न्यू1 की, राइट? तो जो न्यू3 है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब कि जिस भी फोटोन की स्टॉपिंग पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसके फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। इसीलिए न्यू3 का ज़्यादा है, इसीलिए न्यू3 ज़्यादा है देन न्यू2 देन न्यू1। तो आई होप कि ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। तो दूसरे ग्राफ को आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो आप समझिए कि पीछे हम पढ़ के आए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो जो ई माइनस ई नॉट है वो किसके इक्वल है, ई वी नॉट के इक्वल है। तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एच न्यू नॉट है, वो किसके इक्वल होने वाली है, ई वी नॉट के इक्वल होने वाली है। तो यहाँ से आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, कुछ इस तरह से कि एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास है वो वाई एक्सिस पे है, और ये जो हमारे पास न्यू है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे। तो कुछ इस तरह से आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्राफ के बारे में। इसमें क्या दे रखा है कि इंटेंसिटी का हमें ग्राफ बनाना है।
इंटेंसिटी मतलब आप समझिए कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उस पे सरफेस पे गिर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स उस पे गिरेंगे, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतने ही ज़्यादा करंट बनेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है कि उस इंटेंसिटी से करंट तभी बनेगा जब उनके फोटॉन्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो। तो कुछ बातें जो आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए कि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब ज़्यादा बनेगा, जब उस सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे, यानी कि जब काफ़ी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। लेकिन करंट कब बनेगा, जब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करेंगे फोटॉन्स कि उनके पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होने वाली है। तो आप अपने दिमाग में ये बात फिक्स कर लीजिए कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस फोटॉन के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी तो होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है, तो आप जितने ज़्यादा फोटॉन्स गिराएँगे उतने ज़्यादा करंट बनेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। और ये जो फोर्थ वाला ग्राफ है, इसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से कि h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो कहीं न कहीं जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है तो यहाँ पे है, और काइनेटिक एनर्जी को न्यू के साथ आप प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा। मैं आपको फिर से बात बता दूं कि अगर आपको ये सारी चीज़ नहीं समझ में आई तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप स्ट्रेस मत लीजिए। आपका जो मेन एग्जाम है वो 12th के बाद ही तो होगा, अगर आप जेईई या नीट के एस्पिरेंट है तो। मॉडर्न फिजिक्स में एक-एक ग्राफ को आपको इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं भी जब प्रिपरेशन करता था तो 11th में सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई थी, मैं सीरियसली बताऊँ। लेकिन जब 12th में मैं गया तो 12th में फिजिक्स के टीचर इस जब इसको अच्छे से समझाया, तो कहीं न कहीं तब ये सारे कांसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप घबराइए मत, आप डेफिनिटली इसको 12th में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्लैंक्स थ्योरी के बारे में। प्लैंक्स थ्योरी क्या है, ये थ्योरी क्या बताती है कि एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को क्या कहा गया, एच न्यू कहा गया, यानी कि फोटोन कहा गया। ये जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे एच कांस्टेंट आया जिसका नाम क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है कि 6.63 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड। तो अगला टॉपिक है हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल, है ना। बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में समझेंगे। हमने दो एटॉमिक मॉडल समझ लिए, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, जो कि बाद में जाके फेल हो गया, कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉबैक्स थे तो उसकी वजह से। अब यहाँ पे हम बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को समझेंगे। इसमें 3-4 बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी पड़ेंगी। वो क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करता है या रिसीव करता है। ऐसा नहीं कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो रिसीव कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा नहीं होता। वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। बोहर का दूसरा पोस्टुलेट क्या था कि ओनली दो सर्कुलर सेल्स आर परमिटेड या फिर पॉसिबल, वही सर्कुलर सेल्स पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है ना, जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π के, यानी कि जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि mvr इज इक्वल टू nh/2π, वही सेल्स जो है यहाँ पे क्या है, परमिटेड है, अलाउड है। तो ये रहा वो कंडीशन कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। तीसरा पोस्टुलेट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। अब आप समझिए कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है यानी कि न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जब उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो कहीं ना कहीं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो एक्सपीरियंस करता है। कौन सी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन को रोकती है कि तुम्हें न्यूक्लियस के पास नहीं जाना है, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि जब ये बॉडी रिवॉल्व करेगी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसके पास लगेगा, जो कि इसको बाहर की तरफ धक्का देने वाला है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्बिक फोर्स है, वो उसको पास लाने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में जान बस इसके फॉर्मूलेस में है। कुछ फॉर्मूले हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। आइए पहले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस है, यानी कि nth ऑर्बिट का अगर हमें रेडियस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, r0 n²/z। ये जो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी है ना कि रेडियस किस पर डिपेंड करता है, n²/z, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वेलोसिटी में z/n है, nth ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए r0 n²/z इसका फॉर्मूला है। r0 की वैल्यू क्या होती है, अगर एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 0.529 n²/z ये nth ऑर्बिट का क्या है, फॉर्मूला है। अगर वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी किसी ऑर्बिट में, तो क्या है 0.18 इंटू 10⁶
जेड बाई एन, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर एक्चुअली, जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ पे एक अच्छा रिलेशन समझ में आएगा आपको कि टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, निगेटिव होती है काइनेटिक एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 के इक्वल होती है। कि किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी वो उसको कैसे निकालेंगे कि माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इन तीनों रिलेशंस को आपको काफी अच्छे से ध्यान देना है कि जो रेडियस है वो एन स्क्वायर बाई जेड पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी है वो जेड बाई एन पे डिपेंड करती है, एनर्जी जो है वो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पे डिपेंड करती है। बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आप यकीन कीजिए 12th में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप समझ रहे होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल इसका करेंगे तो वहां पे कन्वर्जन आपको ये ध्यान देना होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। कि किसी हायर ऑर्बिट से एमिशन होता है तो कितने नंबर ऑफ लाइंस वहां पे निकलती हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, n(n-1/2), ये फॉर्मूला है। एनर्जी ऑफ फोटोन की फॉर्मूला क्या होता है, E2/E1। E2 कहने का मतलब कि जो दूसरे वाले सेल से जब वो ट्रांजिशन किया पहले वाले सेल में, तो एनर्जी फोटोन की कितनी हो गई, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि 13.6 जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। एक्चुअली इसमें माइनस है, लेकिन आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप हमें वेव नंबर निकालना हो, है ना, वेव नंबर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी आपने कई बार यूज किया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और जो रेडबर्ग का वैल्यू है वो कितना है 10⁵ पर सेंटीमीटर। एक्चुअली मैं इन सब पॉइंट्स के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में अपने क्लास में काफी अच्छे से समझा होगा। आप बस यहाँ पे इसके रिवीजन पर्पज के लिए आए हैं, तो वैसे ही मैं इसको रिवीजन करा रहा हूँ। डी ब्रोगली डुअल नेचर प्रिंसिपल। तो उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, उसका सेम वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर भी उसके साथ होती है। सपोज एक कार भी चल रही है ना, तो उसका भी एक पार्टिकल नेचर है। सिंस उसका मास काफी ज्यादा होता है तो उसका वेव नेचर हमें नहीं दिखता है। अदरवाइज अगर उसका मोमेंटम काफी ज्यादा होता है, यानी कि मास और वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं उसका भी हमें वेव नेचर देखने को मिलता है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि हर एक पार्टिकल का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होता है। कुछ फॉर्मूले डी ब्रॉय के यहाँ पे हैं कि जो लेमडा है हमारे पास है वो क्या है h/p या फिर h/mv। पी कहने का क्या मतलब मोमेंटम, यानी कि h/p, और यू कैन से h/mv। यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट समझ में आता है कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी के भी। कई बार क्या होता है कि हमें एनर्जी के साथ भी डील करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे समझिए कि जो आपके पास मोमेंटम है, मोमेंटम को एनर्जी में कैसे हम चेंज करते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, अगर उसको हमें एनर्जी में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, कि किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv स्क्वायर है। अगर कुछ इस तरह का करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर, दोनों साइड mm को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2mk इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर, और अंडर रूट ले लिए तो क्या हो गया, और √2mk हो गया। तो आप यहाँ से mv के जगह पे √2mk को रिप्लेस कर सकते हैं, तब जब आपके पास एनर्जी में डील करना हो। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू √150/एनर्जी। तो यहाँ से हमें एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा लेमडा का वैल्यू। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसमें क्या ये क्या बताता है कि किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल का, है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया या कोई भी जो फास्ट मूविंग पार्टिकल है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आप पता नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको पता करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिनिमम एरर जो है वो इतना आने वाला है, यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके, h/4π के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड, आपने क्लास में पढ़ा होगा नोड्स के बारे में। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल। अब एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर हमें रेडियल नोड निकालना हो किसी ऑर्बिटल का तो कैसे निकालेंगे, n-l-1, और टोटल नोड यानी कि इन दोनों का समेशन करेंगे तो क्या आएगा, n-1 आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। इसमें पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि हम n कहते हैं। अभी n क्या बताता है, ये नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल बताता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा कि n इज इक्वल टू 2, यानी कि हमें पता लग जाएगा कि दूसरे ऑर्बिट में है। अगर दूसरे ऑर्बिट में है तो इसका हम साइज निकाल सकते हैं, यानी कि रेडियस निकाल सकते हैं, जो पीछे आपने फॉर्मूला देखा, एनर्जी आप निकाल सकते हैं। तो इस n की हेल्प से आप ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। n एक इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, क्योंकि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके ही बताएंगे कि इस ऑर्बिट में है, ऐसा नहीं करेंगे कि 1.5 ऑर्बिट में है, तो वो इंटीग्रल वैल्यू ही
होगी, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट हो सकती है। दूसरा हमारे पास क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको कि हम एल कहते हैं। ये क्या बताता है, ये शेप ऑफ द सबसेल बताता है। लाइक कि अगर हमारे पास एस है तो वो राउंड शेप का होगा, एक स्फेरिकल शेप का होगा। अगर हमारे पास पी है तो डम्बल शेप का होगा। एल की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 to n-1 हो सकती है। अगर एल इज इक्वल टू 0 हुआ यानी कि वो एस सबसेल के बारे में है। एल इज इक्वल टू 1 पी सबसेल के बारे में होता है, और एल इज इक्वल टू 2 डी होता है। और वैसे ही एफ के लिए क्या होता है, एल इज इक्वल टू 3 वैल्यू होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है, जो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है किसी भी ऑर्बिटल का, है ना, किसी भी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो -L से +L तक हो सकती है। जो फोर्थ टॉपिक हमारे पास क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। ये जो क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको कि +½ और -½ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे अबव प्रिंसिपल को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अबव प्रिंसिपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल कैन नॉट हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। यानी कि सीधी सी बात है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी ऑर्बिटल में, उनका सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, यानी कि उनका सेम एड्रेस नहीं हो सकता, यानी कि चारों क्वांटम नंबर उसके सेम नहीं हो सकते। ये पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बताता है। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑर्बिटल्स में कुछ इस तरह से कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरेलल स्पिन के हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिए कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो पैरेलल स्पिन में हो। जैसे कि आप यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल लीजिए, तो एक ऑर्बिटल में वो क्या होंगे, दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाले होंगे। 2s में भी क्या होंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में होंगे। लेकिन जो हमारे पास जब 2p की बात आएगी तो उसमें क्या है, उसमें तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल स्पिन वाले में, कोई अपोजिट नहीं है। तो हुम्स रूल यही कहता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, पैरेलल स्पिन में अपने आप को रखना चाहते हैं। अभी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, तो आप इन ग्राफ्स को बहुत अच्छे से देखें। यहाँ पे ये साई है और ये साई स्क्वायर है। साई का एज सच कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन इस ग्राफ में आप ये पता लगा सकते हैं कि किसके बारे में बता रहा है, क्योंकि साई जो है वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उसमें, और नोड्स आपको जब पता लग जाएगा तो आप ये भी पता लगा लेंगे कि किस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है। जैसे हमारे पास जो है रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है n-l-1। और अगर इस वाले एग्जांपल को लेंगे, 1s वाले एग्जांपल को लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी और s की वैल्यू 0। 1s के लिए रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, 1 - s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसमें एक भी नोड नहीं मिलेगा। अगर हम 2s की बात करेंगे तो 2s में कितने रेडियल नोड दिखेंगे आपको, तो 2 माइनस, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 2 और s की वैल्यू कितनी है 0, तो 2 - 0 - 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये 1, यानी कि ये एक बार इस ग्राफ को काटेगा, यानी कि एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा। अगर हम बात करें 2p की, तो 2p में क्या है, n-l-1, यानी कि 2 माइनस और p जो हमारे पास है p ऑर्बिटल, उसका l की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 - l-1, तो कितनी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि इसमें भी कहीं एक बार आपको नहीं कटा है, तो इसमें भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटा है। अगर हम 3p की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा 3 - 1 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। यानी इसका क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं एक बार ये काटेगा ही। जो साई स्क्वायर है वो हमें क्या बताता है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। जैसे आप समझिए यहाँ पे कि अगर हम बात करें 1s के बारे में, तो 1s में क्या है कि पूरा का पूरा आपको एक स्फीयर दिखेगा, तो इसमें हर जगह वो मिलेगा, यानी कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, इसीलिए ग्राफ जो है कुछ इस तरह से है। अगर हम 2s में बात करेंगे तो 2s में क्या है कि पहले हमारे पास क्या होगा 1s होगा, फिर बीच में एक नोड होगा और इसको छोड़ करके फिर हमारे पास क्या होगा, ये 2s होगा। यानी कि सेंटर वाला 1s है और बाहर वाला 2s है, यानी कि बीच में एक ऐसा इसमें पॉइंट है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, और उसी को तो हम नोड कहते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये 2s है। उसी तरह से क्या है 2p और 3p का भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कुछ इस तरह से ग्राफ है। 3p में आपको क्या होगा, एक जगह यहाँ पे आपको नोड देखने को मिलेगा और इसमें एक भी नोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जब आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ पूछा जाए ना, या फिर इसका साई का,
तो आप एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो एस हैं, एस वाले में ग्राफ जो होता है वो ऊपर से स्टार्ट होता है, लाइक यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट होता है। लेकिन जब पी वाले की बात आती है तो पी वाले में यहाँ पे नीचे से स्टार्ट होता है। तो अगर आपके लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो आपने रिकैप कर लिए होंगे, जो आपने क्लास में पढ़ा होगा। और अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप 12th में काफ़ी डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आप पेशेंस रखिए, आप वहाँ पे समझेंगे। यानी कि एग्ज़ाम तक आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के इस अकाउंट पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यार इस पीपीटी को बनाने में, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप अपना प्यार दिखाइए इस चैनल पे, ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए ऐसे अच्छे-अच्छे लेक्चर्स, अच्छे-अच्छे सेशंस मैं आपके लिए लाऊँ, ताकि आप अपने जेईई नीट के एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से फोड़ सकें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।